दोस्तों, आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए आपको उसमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पहले तो समझना होगा कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज होती हैं वो जानना होगा। भले ही हर एक टेक्नोलॉजी को आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में करती क्या है एटलीस्ट उतना तो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। तो पहला है HTML। अब ये तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. It defines the structure and content of a web page using tags. Okay? HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। दूसरा है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS जो है वो प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग करता है HTML को। ओके, CSS is used to describe the presentation and styling of a document written in HTML. It controls the layout, fonts, colors and other visual aspects of a web page. ओके, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करता है CSS, लेआउट, फॉन्ट्स, कलर्स और दूसरे विजुअल एस्पेक्ट्स। फिर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट अलाउज यू टू ऐड इंटरैक्टिविटी एंड डायनामिक बिहेवियर टू द वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी ऐड कर सकते हैं और डायनामिक बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, हैंडलिंग यूजर इंटरैक्शंस एंड मैनिपुलेटिंग वेब पेज एलिमेंट्स। तो इन चीज़ों के लिए वाइडली यूज होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं आप, और आजकल तो जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी यूज हो रहा है। वैसे जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ। फिर है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं? Front end development refers to the creation of user interfaces and experiences on the client side of a website. देखिए, वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, बैक एंड डेवलपमेंट होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है वो रेफर करता है क्रिएशन ऑफ यूजर इंटरफेसेस को, और जो क्लाइंट साइड होता है वेबसाइट का उसके एक्सपीरियंसेस को। ओके, तो इसमें जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, इट इन्वॉल्व्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट along with frameworks like React, Angular या Vue.js। लेकिन पहले आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को समझिए, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप फ्रेमवर्क्स देखिए कौन सा फ्रेमवर्क आपको सूट कर रहा है। जो आप सीखना चाहते हैं वो फ्रेमवर्क सीखिए, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है समझ में आया आपको? यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं इसमें और पेजेस में इंटरएक्टिविटी वगैरह ऐड करते हैं, और जो फ्रंट एंड लॉजिक है वो लिखते हैं। फिर है बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि मैंने बताया फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, फिर बैक एंड डेवलपमेंट होता है। तो बैक एंड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड द लॉजिक बिहाइंड द सीन्स ऑफ ए वेबसाइट। जो चीजें वेबसाइट पर हो रही है या वेब एप्लीकेशन पर हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो होता है बैक एंड डेवलपमेंट में। It involves languages like Java, Python, Ruby, PHP और JavaScript, यानी Node.js जो होता है, जो कि JavaScript में लिखते हैं आप, और बाकी भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे Django, Ruby on Rails, Laravel या Express.js। सभी लैंग्वेजेस आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक सीखिए। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए Python अच्छा रहेगा, और अगर आप JavaScript से ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो Node.js भी सीख सकते हैं। ओके, तो बैक एंड डेवलपमेंट समझ में आया क्या होता है? बैक एंड डेवलपमेंट जो है फोकसेस ऑन द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर पे जो प्रोग्रामिंग होती है उस पर फोकस करता है, और जो लॉजिक बिहाइंड द सीन्स ऑफ द वेबसाइट ऑफ ए वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होता है उस पर फोकस करता है। जो चीज़ें आपको वेब पेज पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जैसे कि आपने एक फॉर्म फिल किया, वो डेटा जो है API के थ्रू जा रहा है डेटाबेस में। ओके, तो वो API बैकएंड लैंग्वेज में बनाया जाता है जैसे कि जावा, और इसे कॉल करते हैं फ्रंट एंड से। फिर है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है? रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज एन अप्रोच दैट एंश्योर्स ए वेबसाइट लुक्स एंड फंक्शंस वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस।
ओके, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग स्क्रीन साइजेस होते हैं, तो सभी स्क्रीन साइजेस पे एक वेब एप्लीकेशन को ठीक तरह से दिखाने का जो काम है वो उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ओके, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग फ्लूइड ग्रिड्स, फ्लेक्सिबल इमेजेस एंड CSS मीडिया क्वेरीज। CSS के द्वारा करते हैं हम ये। CSS में ये चीज़ें यूज़ करके फ्लूइड ग्रिड्स, फ्लेक्सिबल इमेजेस, मीडिया क्वेरीज वगैरह यूज़ करके एक वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, एक वेब एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो ये यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड है, यानी यूज़र इंटरफेस को रेस्पॉन्सिव बनाना, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। फिर है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कि होते हैं गिट, जो आपको हेल्प करते हैं आपके जो कोड बेस में चेंजेस हुए हैं उसे ट्रैक करने के लिए और दूसरे डेवलपर से कोलैबोरेट करने के लिए और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग वर्जन्स मैनेज करने के लिए। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स लाइक गिट हेल्प यू ट्रैक चेंजेस टू योर कोड बेस, कोलैबोरेट विद अदर्स, दूसरों से कोलैबोरेट करने के लिए, एंड मैनेज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। गिट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है एज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट ऑल्सो इंटीग्रेट्स विद प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब और गिटलैब फॉर होस्टिंग एंड शेयरिंग योर कोड। ओके, फिर है वेब एपीआईज। वेब एपीआईज पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेब एपीआईज, एपीआई जो होता है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। So web APIs allow different software applications to communicate and interact with each other. Okay, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क विथ APIs, make HTTP request and handle JSON और XML data is crucial for integrating external services into your web applications. तो आपकी वेब एप्लीकेशंस में अगर आपको एक्सटर्नल सर्विसेज इंटीग्रेट करनी है तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर है डेटाबेसेस। ओके, डेटाबेस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो है वैसे, वो शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। डेटाबेसेस स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा फॉर वेब एप्लीकेशंस। डेटाबेस क्या करते हैं? वेब एप्लीकेशंस के लिए डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं। सो फैमिलियराइज योरसेल्फ विद कॉन्सेप्ट्स लाइक SQL, structured query language, for relational databases, for example MySQL, PostgreSQL or NoSQL databases, example MongoDB for non-relational data. Okay, इन चीज़ों से अपने आप को फैमिलियराइज कीजिए, SQL या NoSQL databases. फिर है सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ओके, वेब सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कोई ऐसा यूज़र आपके वेब एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर पाए जिससे एक्सेस नहीं है, जिसको एक्सेस नहीं दिया गया है। ओके, तो वेब सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वेब डेवलपमेंट करते हुए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लर्न अबाउट कॉमन वल्नरेबिलिटीज़, जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिससे आपके वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो उनके बारे में सीखिए। जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, एक्सेसेस, SQL इंजेक्शन होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF होता है। ये आप इनके बारे में जानिए और ये भी जानिए कि हाउ टू मिटिगेट देम। ओके, कैसे उनको रोकना है। फिर है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारे वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम तो होती है। ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स टेक्निक्स लाइक कैशिंग, मिनिफिकेशन, कॉम्प्रेशन एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन टू इम्प्रूव लोडिंग टाइम्स एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बैकएंड से डेटा आने में काफ़ी समय लग रहा है तो उसे बैकएंड में सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्पेशल यूजर्स होते हैं जो एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल तरीके से रीडेबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, रीड करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। और भी काफ़ी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को माउस क्लिक करने में दिक्कत हो सकती है और काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो कीबोर्ड से ही एक्सेस कर सकें वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप्स, तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं। एक्सेसिबिलिटी पर मैंने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिए आप। तो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग वेबसाइट्स एक्सेसिबल टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं,
स्पेशल यूजर्स जो होते हैं, तो वो भी आपके वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस यूज़ कर सकें, उसके इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना कुछ हद तक मैंडेटरी होता है। ओके, तो आप लर्न कीजिए एक्सेसिबिलिटी के बारे में, लर्न अबाउट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, जो कि नॉर्मल गाइडलाइंस है WCAG। WCAG में जो है एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह का आपका वेबसाइट है उस पर डिपेंड करेगा कि किस लेवल की एक्सेसिबिलिटी चाहिए। लर्न अबाउट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस WCAG में देखिए, WCAG एक एग्जांपल है। WCAG काफ़ी पॉपुलर है, जिसका स्टैंडर्ड काफ़ी फॉलो होता है, तो उसके बारे में, तो उसमें आप स्टैंडर्ड्स पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ऑल टेक्स्ट होते हैं, वो तो नॉर्मल है, जैसे कि कीबोर्ड से एक्सेस करने के लिए फोकस एलिमेंट पर जाना चाहिए, ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। रिमेंबर दैट वेब डेवलपमेंट इज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, सो स्टेइंग अपडेटेड विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इज क्रूशियल। अपडेटेड रहिए। प्रैक्टिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एंड लर्न फ्रॉम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स टू रीएनफोर्स योर स्किल्स। तो कमेंट्स में बताएं हमें वीडियो कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।